चंपारण से प्रारंभ होने वाला वो किसान आंदोलन, कौन जानता था कि भारतीय स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका भी निभाएगा। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं उस चंपारण के आंदोलन में जाना नहीं चाहता था और मुझे किसी कारणवश उसमें जाना पड़ा, और उस दिन से आज तक की व्यथा किसानों की आगे बढ़ती गई। हालांकि शहजानंद जी ने इस आंदोलन को बहुत आगे तक ले गए और आज ये आंदोलन बहुत आगे तक जा चुके हैं। किसान आंदोलनों में जहां पर देखा जाए, पहली बार बिहार से शुरू हुआ आंदोलन आज पूरे देश में अपनी जड़ बना चुका है। और इसी कड़ी में मैं अपने पास आमंत्रित किया है मैंने तरुण शर्मा जी को, जो कि भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं कुलदीप शुक्ला IND 24/7 न्यूज के लिए आपका परिचय करा रहा हूं, मैं भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जैसा मैंने बताया अभी तक कि ये जो पहले आंदोलन हुआ था, अगर किसी किसानी संगठन से पूछा जाए तो भी शायद इसके पर्याय नहीं मिलेंगे वहां पर, कि पहला जो आंदोलन था गांधी जी ने किया था वो भी एक किसान आंदोलन था, जहां पर नील की खेती जबरन किसानों से करवाई जाती थी। और उसके बाद से आंदोलन लगातार चलते रहे। हालांकि पहले के किसान आंदोलन और आज के किसान आंदोलनों में बहुत अंतर है। तो जिस तरह के किसान आंदोलन पहले चलते थे और आज के चलते हैं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं आज तक कि स्वतंत्रता के बाद में जो आंदोलन प्रारंभ हुए और वो लगातार चलते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई वैकल्पिक तरीका नहीं निकल रहा है। न पहले था न आज था। किसान जिस पोजीशन में पहले था, जिस स्थिति में पहले था, उसी स्थिति में बल्कि दर बदर वो और ज्यादा नीचे चली जा रही है। तो आज तक किसान आंदोलनों ने जो अपनी भूमिका निभाई है, उनकी भूमिका क्या है इन किसानों को लेकर? जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है जी। देश तो आजाद हुआ, लेकिन किसान आजाद नहीं हो पाया। आज से अगर 60 या 65 साल पीछे अगर आप चले जाएंगे तो सोने का रेट आप देखेंगे, सोने का रेट 18 रुपया तोले के हिसाब से था, और उस टाइम गेहूं का रेट 15 रुपए कुंटल हुआ करता था। एक सरकारी टीचर की जो तनख्वाह थी उस टाइम पे 18 रुपए होती थी। मतलब सरकारी टीचर को पूरी तनख्वाह खपा करके 1 कुंटल गेहूं मिलता था। आज स्थिति देखिए, आज आजादी के इतने साल के बाद भी गेहूं का रेट आ जाएगा साहब 2425 रुपए कुंटल, और सोने का रेट पहुंच गया कितना, 90,000 रुपए तोला। सरकारी टीचर को तनख्वाह मिल रहा है 88,000 रुपए। ये कितनी असमानता है। आज किसान दर पर दर गरीब होता चला जा रहा है। आज स्थिति ऐसी बदहाल है। इतने सारे आंदोलन चल रहे हैं, अगर आप फिर किसान संगठन कर क्या रहे हैं? अपने भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में काफी संगठन किसान वाले कार्य कर रहे हैं। हमारा संगठन जो भारतीय किसान स्वतंत्र है वो भी उनमें से एक है। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, हमारा विजन बड़ा है, क्योंकि हम लोग जैविक खेती पे कार्य कर रहे हैं। आज आने वाले समय में 2 मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, एक पर्यावरण, दूसरा जैविक खेती। आज आप देख रहे हैं तापमान इतना ऊंचा हो चुका है, इतना ज्यादा जा चुका है कि अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो टेम्परेचर 50 से जब ऊपर पहुंचेगा तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है जी। तो हम लोग वर्तमान जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं, हमारा संगठन कार्य कर रहा है, विजन बड़ा है। आपने देखा है बिहार के जो फाउंटेन मैन रहे हैं आपके दशरथ मांझी जी, उनकी वाइफ को कैंसर था, कोई अस्पताल ना होने की वजह से लगभग क्योंकि 18 से 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उनको इतना बड़ा आघात लगा कि उन्होंने 14 साल की कड़ी मेहनत से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ दिया। तो हमारा हम लोग जब जैविक खेती पे काम करेंगे, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये जहर हम लोगों के बीच में छोड़ गए DAP और यूरिया के रूप में। आज विदेशों में बैन है, लेकिन हमारे देश में धड़ाधड़ इसका इस्तेमाल होता है, जिससे हमारी जो धरती माता है बिल्कुल बंजर होती जा रही है। नहीं, ये कहने तक भर तो सही लगता है कि जैविक खेती करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारी बातें जो सरकार भी कहती है और सरकार के संगठन के साथ में चल रहे किसान संगठन भी कहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे ही है जैसे कि कहा जाता है कि आरक्षण लगाया गया और फिर वो आरक्षण तब खत्म कर दिया जाएगा जब समानताएं आ जाएंगी। न समानताएं आएंगी, ना आरक्षण खत्म होगा। जैविक खेतियों के लिए जो पर्याय बनने वाली खेतियां हैं उनको प्रदूषित किया जा रहा है, और प्रदूषित करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि पहली बार जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें उद्देश्य यही था कि खेती को बेकार किया जा रहा था। गांधी जी ने कहा
कि वो खेती जो थी वो खेतहीन हुई जा रही थी, एक तरह से खेत थे लेकिन उनमें बाद में कोई भी फसल नहीं होती थी, इसीलिए वो आंदोलन था। तो ऐसे ही जैविक का आप यूज तो तब कर पाएंगे ना जब उसके लायक खेती बनाएंगे, और खेती बनाने के लिए जो जरूरत है वो जागरूकता है। जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ कार्य नहीं हो पाएंगे। किसान आंदोलन अपने आंदोलनों में लगे हैं, किसान संगठन जितने हैं वो अपने आंदोलनों में लगे हैं और बाकी चीजें हो रही हैं। तो जैविक खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए जो एक पद्धति लागू करनी चाहिए, जो जागरण अभियान लागू करना चाहिए, वो तो कहीं हो ही नहीं रहा। देखिए पत्रकार महोदय, हमारे यहाँ पर जिला एटा के अंदर, नहीं मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं विश्लेषक हूं और उसी आधार पे आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा जिला एटा के अंदर हमारे एक किसान है गौरव ठाकुर साहब हैं जी। ऑलरेडी उनको 2 बार राज्यपाल जी ने पुरस्कृत किया है, और अभी महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा भी उनको पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी जैविक खेती पे कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे संगठन के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। हम लोग संडे वाले दिन जो भी हमारे पढ़े लिखे किसान हैं, युवा किसान हैं, उनको वहां पर प्रशिक्षण दिलाते हैं और उनके माध्यम से गांव गांव जाकर के हम लोग चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा है, विजन बड़ा है। क्यों? समस्या क्या है कि मान लो मैं तो जैविक खेती कर रहा हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी वो अपना डीएपी यूरिया इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरी जैविक खेती करना बेकार है। जब तक सब लोग एक साथ काम नहीं करेंगे, सारे लोग मिलकर एक बार जैविक खेती पे काम नहीं करेंगे, तब तक इसमें बिल्कुल भला होने वाला है नहीं किसान का, और हम इसमें सक्सेस होने वाले नहीं है। नहीं, आपने जैसे कहा मेरा विजन बड़ा है, सरकार कहती है हमारा विजन बड़ा है, लेकिन उस बड़े विजन में किसान तो बहुत छोटा है, और जितना छोटा किसान है उससे ज्यादा उस पर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें लगाई जा रही हैं। देखिए बहुत सारे प्रदेश हैं जिनमें किसानों को विद्युत है वो फ्री दी गई है, यहाँ बहुत बुरा हाल है। अगर कह भी दिया कि हम फ्री के आसपास हैं, तो वहां पे जिस तरह का रोस्टर लगाया जा रहा है, मतलब 10 घंटे लाइट चलेगी, कभी 8 घंटे लाइट चलेगी। अरे आप पैसे से दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि लाइट हम फ्री नहीं दे सकते या हम कुछ नहीं कर सकते किसानों के लिए, तो फिर रोस्टर मत लगाइए, फिर पैसा लगाइए। कम से कम एक किसान की जो निर्भरता होती है वो पूरी तरह से खेती पे होती है। आपके रोस्टर ने अगर किसान की फसल ही का रोस्टर कर दिया तो फिर वो फसल ही नहीं रही, तो किसान रहेगा कहां पे? तो रोस्टर की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए मुझे तो नहीं लगता कोई किसान संगठन बहुत ज्यादा आगे आके वो एमएसपी पे बात करेगा, वो डीएपी पे बात करेगा, वो जैविक खाद पे बात करेगा, लेकिन जहां वास्तविकता से परे चीजें हैं उन पे वो बात नहीं करता। ऐसी क्या वजह है? जो बिजली वाला मुद्दा है, ये इतना अहम मुद्दा है। अभी हमारी आज से 3 माह पहले केंद्रीय कृषि मंत्री जी हमारे जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं भारतवर्ष के, उनसे हमारी पूरी टीम के साथ मुलाकात हुई और उनका भी यही कहना था जो आपने सब अभी क्वेश्चन पूछा है कि साहब सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा इतना करने के बाद भी किसान संतुष्ट क्यों नहीं है, किसानों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। सेम वही रीजन था। हमने स्पष्ट तरीके से बताया कि आपने लाइट तो फ्री दे दी, लेकिन लाइट फ्री देने के साथ रोस्टर के हिसाब से लाइट किसान के पास नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि साहब किसान को लाइट फ्री देने से काम चलेगा। लाइट फ्री देने से काम नहीं चलेगा, उसका इस्तेमाल सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। आज हमारा मालूम पड़ा हमारे खेत में वोट आई हुई है, हमें अपने खेत में पानी लगाना है, मालूम पड़ा हमारा ट्रांसफार्मर फूक गया, मालूम पड़ा हमारा लट्ठा टूट गया, बिजली वाले 3 दिन तक 4 दिन तक बल्कि लगातार 15 दिन कर देते हैं, तब तक उसका रिपेयरिंग नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। मालूम पड़ता तब तक हमारे खेत की वोट निकल गई, पानी हमने खेत में लगा नहीं पाया, हमारी फसल सूख गई। तो उस चीज को उन्होंने भी इस चीज को समझा, उन्होंने बाकायदा इस चीज को लिखा कि सर 3 दिन के अंदर अगर कोई ट्रांसफर होता है या लट्ठा टूटता है तो उस जो भी जेई वहां पे काम कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से अगर कायदे से रोस्टर के हिसाब से, क्योंकि कम से कम 12 घंटे से कम अगर लाइट किसान को नहीं मिलेगी तब तक फसल की हम सिंचाई कर नहीं सकते। आज इतना बुरा हाल कर रखा है उत्तर प्रदेश में, और आपके आसपास एमपी का भी मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, राजस्थान का भी निकलवाया कि सुबह 2.5 घंटे 3 घंटे लाइट आ रही है, शाम को 2.5 से 3 घंटे लाइट आ रही है। हमने सुबह पानी निकलवाया, मालूम पड़ा शाम को जब तक दोबारा लाइट आने का टाइम हुआ तब तक सुबह जो पानी लगाया था गर्मी की वजह से सूख गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सरकार को चिंतन करना पड़ेगा, सरकार को लगना पड़ेगा। आज गर्मी की वजह से लाइट की कमी है, लेकिन पानी की कमी नहीं है। जब हमारी सरकार द्वारा पाकिस्तान का पानी बंद किया जा सकता है तो मैं तो यही अपील करूंगा कि कम से कम उस पानी का इस्तेमाल करके लाइट का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे कि किसान को बिजली समय से मिल सके। जी, लेकिन एक चीज नई देखने को आ रही है। देखिए हमारे यहाँ पे हर संगठन अपना कोई ना कोई फायदा करता है, और जहां तक मैं सुन रहा हूँ, देखिए इंटरनली नहीं लेकिन जहां तक मैं सुन रहा हूँ कि एक टोल राजनीति स्टार्ट है। हर संगठन, हर किसान संगठन को टोल फ्री चाहिए, और आए दिन आप देख रहे होंगे कि इस टोल पे किसानों ने हंगामा किया, इस टोल पे। लेकिन वास्तविकता में देखा जाता है तो किसान संगठनों के ऐसे लोग
जो टोल का यूज कर रहे हैं या फ्री करवा रहे हैं, किसान ही नहीं है। क्या दिक्कत? आपने देखिए कि उसमें ऐसे लोग हैं जिनको 2 बीघा जमीन नहीं है, 1 एकड़ जमीन नहीं है, मतलब सॉरी, एक बहुत छोटा प्लॉट भी नहीं है कहीं गांव में, और वो किसानों के अगुवाई है। तो ऐसे लोगों को ये टोल की राजनीति में फंस के और फिर सारी चीजें कर रहे हैं, तो किसान संगठन की भी अपनी एक महत्व है, एक उसका आदर है, सम्मान है। लेकिन अगर हम ऐसा ही करेंगे तो सम्मान जाता रहेगा। जैसे बीच में आपने देखा था कि कूटर हटवा दिए, लाइट हटवा दी, बहुत सारी चीजें थी जो हटवा दी, लेकिन प्रजातंत्र में राजनीतिक तंत्र चल रहा है, वहां कुछ नहीं हट रहा है, लेकिन किसानों को हटवा दिया। लेकिन ये सब चीजें किसी न किसी वजह से तो आ रही है ना, तो इन वजह को हमें नीचे तक जाना चाहिए और निचले स्तर से सोच के हमारे किसान संगठनों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा ही हम लोग, हमारा जो संगठन काम कर रहा है भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र, टोल वाली राजनीति नहीं करता। अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो हम प्रतिदिन लगभग 100 से ज्यादा ऊपर गाड़ियों वाले जो किसान हैं उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य गरीब किसान मजदूर की मदद करना और समाज के हित में कार्य करना। इस तरह के असामाजिक व्यक्तियों को हम लोग अपने साथ नहीं जोड़ते हैं, और हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो ध्यान रहता है गरीब किसान मजदूर के हक में कार्य करने के लिए रहता है। इस चीज से हमारा संगठन बहुत परे है। नहीं, ये जैसे हमने देखा है सारे किसान संगठन, आप नहीं, मैं पिछले 4 साल से 5 साल से सारे लोगों ने, किसान संगठन ने बहुत सारे हंगामे किए और एमएसपी को लेके बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन आज तक इसका कोई सकल एक तरीके से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से कोई अभी तक निर्णय नहीं निकला है। तो ये राजनीति केवल राजनीतिक तरीके से हो रही है या कुछ किसानों के लिए भी हो रहा है? एमएसपी पे गारंटी कानून तो लागू होना चाहिए, क्योंकि देखो जब अल्पसंख्यक आयोग बन सकता है, महिला आयोग बन सकता है, मानवाधिकार आयोग बन सकता है, तो फिर किसान आयोग क्यों नहीं बन सकता? ये सरकार को इस चीज पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम किसान अन्न का दाता है। हम अपनी फसल उगा रहे हैं, हम उसकी फसल का, अपनी फसल का दाम लगाने के हकदार नहीं है। ये कहाँ का जायज तरीका है? नहीं, एमएसपी पे बात करते हैं आप, आयोग पे बात ही नहीं करते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसान आयोग को लेकर किसी ने बात की है। 2015 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें C2+50 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया था, और उसमें यह स्पष्ट तरीके से दिया गया था कि हमारी लागत मूल्य का लगभग 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए। हम करें कम से कम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही लागू कर दी जाए। एमएसपी की गारंटी कानून अगर बनता है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर दी जाए। हम नहीं चाहते कि महंगाई हो जाए। हमें भी पता है कि अगर आप एमएसपी गारंटी कानून लाते हो तो महंगाई बढ़ेगी। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू करते हो तो कम से कम इतना तो हो पाएगा कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों की शादियां बच्चियों की अच्छे घरों में कर सकते हैं, और 2 वक्त की रोटी हम लोग अपनी इज्जत के साथ खा सकते हैं। हमें नहीं चाहिए आपका 6,000 रुपये जो आप दे रहे हैं, 6,000 रुपये का हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कम से कम शिक्षा फ्री करी जाए। अगर किसान का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है तो भाई मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता? रही बात जो आपने अभी एक क्वेश्चन उठाया था, हूटर नहीं है महोदय, हूटर नहीं है, वो हमारे माइक हैं। किसान, गरीब किसान मजदूर है, उनके हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम लोग जगह जगह टेंट लगा करके अपनी बात लोगों के सामने रख पाएं, किसान देवताओं के सामने रख पाएं। उनके द्वारा हम लोग जगह जगह जाकर के, गाँव जाकर के माइक से लोगों को अपने जो भी हमारे कार्य चल रहे हैं, जैसे हम लोग जैविक खेती पे काम कर रहे हैं या हम लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, हम उसके लिए लोगों को जाके जागरूक करते हैं गाँव। उसके लिए हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, देखिए, मैं जहां तक जानता हूं और बहुत अच्छी तरीके से, जब पहली बार, मैंने कहा था पहली बार जब किसान आंदोलन हुआ, ये दिन थे 1923 के करीब में, 1929 में, सॉरी, है पहली बार जब हमारा सही से आंदोलन हुआ बिहार में। तो वो आंदोलन जो था, वो चूंकि उस समय जो यहाँ पर जमींदारों के सिस्टम चल रहे थे, वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, और टैक्स के खिलाफ में वो जाके आंदोलन हुआ, जो कि सहजानंद सरस्वती ने जी किया। लेकिन आज की स्थिति देखिए, कि आज की स्थिति ये देखते हैं हम लोग कि किसी न किसी वजह से जमींदारी नहीं है तो बैंकिंग प्रणाली है। तो बैंकिंग प्रणाली की वजह से, देखिए, आप कहते हो कि नहीं, ये किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो और कई कारणों से कर रहे हैं, तो बैंकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब आपको लगता है कि ये किसान आपका लोन नहीं चुका सकता या ये इस लायक नहीं है, और सरकार तो ये कहती है कि नहीं, हम कोई इसमें आपका कोई चीज रखेंगे नहीं, हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, हम आपको किसान को पूरी तरह से मतलब बैंकिंग प्रणाली के थ्रू काम करेंगे। अब यह 2 होती है, गवर्नमेंट कह देती है और लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट में यह भी कहा गया है कि जो किसान है, अगर वो इस लायक नहीं है कि आपका लोन चुका सकता है, तो उसमें गवर्नमेंट 5 साल बाद, 10 साल बाद वो अपना
माफ करने का एक सिस्टम लाती है। लेकिन अब जब माफ करने का सिस्टम लाती है तब तक कई किसान अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट में अपना जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें आपस में कोई ऐसा सामंजस्य नहीं है कि वो इतना प्रेशर बनाते हैं? अभी बीच में एक आया था कि बैंक वालों ने घर पे जाके महिला को इतना मारा, इतना उसे उत्पीड़ित किया कि उसने मेरे अंदाज से आत्महत्या कर ली है। अभी कुछ ही दिनों पुरानी बात है। तो यहां पर जाके किसान जो संगठन है वहां पे सरकार के, अभी आपने कहा था कुछ दिन पहले कि सरकार हमें प्रोत्साहन दे रही है, सरकार हम लोगों को पदक बांट रही है या जो भी कर रही है, सम्मानित कर रही है। तो सरकारों को सम्मानित करना एक अलग बात हो गई और अपनी बात रखना, जैसे मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, 28 जुलाई 1979 की बात है। ये चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो प्रधानमंत्री बनने का दिन है और उसके अगले एक महीना न पूरा करते हुए 20 अगस्त सन 1979 में उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया। और इसके बीच में यही बैंकिंग प्रणाली काम आई थी। उन्होंने उस समय जितने किसानों पे पैसा था या जो था उसका एक आयोग बनवाया, प्रॉपर सिस्टम चलाया और रिक्त जो ऋण था वो मुक्त करने के लिए पूरा एक आयोग के तरीके से एक विधेयक पास करवाया। तो वो उन्होंने केवल 23 दिन की सरकार चला के इतना करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि क्या ये जरूरी हो गया है कि चौधरी चरण सिंह जी हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद जो आए महेंद्र सिंह टिकैत जी भी आए, वो भी किसानों के अगुवाई रहे या प्रथम पंक्ति में नेता रहे। लेकिन एक चीज देखिए कि क्या हम राजनेताओं की तरह वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं? क्या किसान भी वंशवाद की तरह होने लगे कि अगर टिकैत जी आए तो राकेश टिकैत जी जरूरी है, अब अगर हम चौधरी चरण सिंह जी आए तो फिर हमें अजीत सिंह ही जरूरी है? क्या ये राजनीति हम कह पाएंगे राजनीतियों को कि हम वंशवाद की राजनीति नहीं करते या इनके अलावा कोई नेता नहीं है? ऐसा है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी वास्तव में किसान मसीहा थे और हरित क्रांति के जनक हैं। बिल्कुल। और जो हमारे किसान आंदोलन की अगुवाई जिन्होंने की महेंद्र सिंह टिकैत जी, वो भी हमारे सच्चे किसान हितैषी और किसान मसीहा रहे हैं। लेकिन आज समय बदल चुका है, हम लोगों को समय के साथ चलना पड़ेगा। किसान हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूर्वजों की पद्धति पे चलते हुए आ रहे हैं। आज हमें वैज्ञानिक खेती अपनानी पड़ेगी, समय के साथ बदलना पड़ेगा। सरकार से समय समय पर सुविधाएं मिल रही हैं। किसान करता क्या है, हम लोग करके आ रहे हैं कि मात्र 4 महीने हम लोग खेती करते हैं, बाकी 8 महीने बैठ के खाते हैं। हर जिले में जिला उद्यान अधिकारी का कार्यालय बना हुआ है, वहां जाना है, अपने खतौनी की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 फोटो और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, ये 4 डॉक्यूमेंट लेकर के आपको वहां जमा कराने हैं। 4 महीने खेती करने के बाद जो आपके पास बचा हुआ 8 महीना है, आप अच्छे से अच्छे हाइब्रिड कंपनी के बीज, आपका तरबूज है, खरबूज है, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, हम लोग फल फ्रूट उगा सकते हैं। आपका तोरई है, लौकी है, हरी सब्जियां, इनके सारे अच्छे से अच्छे बीज आपको जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ से फ्री मिलते हैं, आप उनको अपना सकते हैं। दूसरा चल रहा है ड्रिपिंग खेती, पानी की जो समस्या आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है, उसके लिए आप ड्रिपिंग खेती का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि मतलब आपको अगर ये तरीका नहीं आ रहा तो आप ये तरीका करिए, मतलब ओवरलैपिंग करना नहीं है। ये देखिए वो तो ऐसे हो गया है कि ना भैया आप यार डर रहे हो ना तो डंडा लेके चलिए पर चलाना मत। मैं अभी जागरण मंच उसमें गया था, पुलिस ने एक नया जागरण सिस्टम चलाया, बोला जिन पे असला है, डकैत आता है, चोर आता है या कुछ आता है, चला दीजिएगा लेकिन हवा में चलाइएगा। मतलब आप मानते हैं कि इस तरह किसी का समाधान हो सकता है कि ड्रिपिंग समस्या करके? या आज हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति पे ही हमें बात करनी पड़ेगी। हम आज रहते हिंदुस्तान में हैं, तरीके हमारे पास हिंदुस्तान के हैं और हम किसानों को बात करेंगे कि नहीं आप अमेरिका की तरह खेती करिए, तो ये कोई सॉल्यूशन मुझे तो नहीं लगता है। आपको लगता है तो बताइए। धरातल पे जब तक आप नहीं उतरेंगे, धरातल पे आप नहीं जा करके देखेंगे तब तक आप इस चीज को नहीं पचा पाएंगे। हमने गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया है। हमें पता है कि आज हम अपने आप पे गर्व करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा करके इस काबिल बनाया कि हम अपने किसान देवताओं के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आज रियलिटी यही है कि आज हमें वैज्ञानिक खेती अपनानी पड़ेगी। इसका मैं ताजा उदाहरण आपको बताता हूँ। जलेसर के अंदर हमारे एक किसान है और उन्होंने आपकी अभी यही जैविक खेती अपना करके 8.5 बीघा जगह में मात्र 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है वो इंसान।
केचुआ, आज आप देखिए केचुआ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, आज ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं हम लोग। अब जब वर्मी कंपोस्ट कहाँ से लाओगे जब केचुआ ही नहीं होगा? नहीं, ये चीज मुझे ध्यान आई, आपने कहा ट्रैक्टर ही खेती कर रहे हैं। देखिए हमारी सरकार है वो बहुत तेजी से ध्यान दे रही है कि हम अपने एरोप्लेन बना पा रहे हैं, अपने फाइटर जेट बना रहे हैं, अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं, अपनी सारी ट्रैक्टर नहीं बना पाए यार। मतलब इन किसान जो संगठन है, आप अभी देखिए आप जितने इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी ट्रैक्टर जितने आपको दिखते हैं ना, मैंने देखा था पंजाब में 1000 2000 ट्रैक्टर चल रहे थे। मेरे लिए तो बड़ा देखने ही में ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली मतलब ट्रैक्टर से नाप दी थी उनने। यकीन मानिएगा उन ट्रैक्टरों में ज्यादातर ट्रैक्टर इंपोर्टेड ही हैं। मतलब जो ट्रैक्टर किसान चला रहा है वो इंपोर्टेड हैं, और किसान संगठन और सब सरकारें मिलके अभी तक ट्रैक्टर नहीं बना पा रही। ये समय की विडंबना है कि आज भी हमारा जो देश है, इतना जागरूक होने के बाद भी आज हम लोग अमेरिका और इंग्लैंड से लगभग 10 से 15 साल पीछे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। 10 से 15 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आज जो भी हाई फाई मोबाइल, हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब ज़्यादातर विदेश से इम्पोर्ट होते हैं। लेकिन फिर भी आज समय के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है और वो एक औद्योगिक क्रांति हमारे भारतवर्ष में काम कर रही है, और इन सब में भी किसान देवताओं का अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि हम लोग अन्नदाता हैं, हम लोग अन्न उपजा रहे हैं, तभी आज हम लोग समय के साथ चल पा रहे हैं। क्योंकि बिना अन्न के सन्न नहीं होता, हमारी भाषा गांव ग्रामीण भाषा में बोलते हैं अन्न है तो सन्न है। तो कम से कम हम चाह रहे हैं इतना हक तो हमें दे दिया जाए कि हम जो अन्न उपजा रहे हैं उसका वाजिब दाम हम लोगों को मिल जाए। नहीं, लेकिन सही दिशा में तो हम लोग अपना कार्य करें। जो किसान संगठन है वो अगर सही दिशा में सब चीजें ले जाते हैं तो सरकारें कुछ तो मानेंगी। बिजली देंगी, बिजली नहीं देंगी, ऋण देंगी, ऋण को प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट देंगी, नहीं देंगी ट्रैक्टर देंगी, ट्रैक्टर नहीं देंगी बीज देंगी, खाद देंगी। अभी इन सबके लिए जो बात करते हैं हम लोग, तो वही बात आती है। मुझे एक गांधी जी की आत्मकथा में उन्होंने लिखा हुआ है कि चंपारण में मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। मैं जब बॉम्बे से 4 बार कलकत्ता गया, उस समय ट्रेन हुआ करती थी, गांधी जी भी ट्रेन से जाते थे। तो जब 4 बार मैं कलकत्ता गया बॉम्बे से, या मैं अपने पोरबंदर से गया, 2 बार पोरबंदर से गया था, उन्होंने एक ही आत्मकथा लिखी है और उसमें लिखा है क्लियर। और मैं उस व्यक्ति के जो काम करने की क्षमता थी उससे बहुत प्रभावित था। उसने 1 लेटर लिखा, 2 लेटर लिखे, 3 लेटर लिखे। जब मेरे पे 4-5 लेटर मिले और बाद में वो एंड ऑफ कोलकाता ही आ गया। मतलब जो किसान था वो इतना ज्यादा अग्रेसिव था कि वो जब बॉम्बे से कलकत्ता पहुंचे तो उसने क्या किया कि वो चंपारण से भी कलकत्ता पहुंच गया। तो मतलब वो आंदोलन भी पहला आंदोलन, वो जबरदस्ती आंदोलन था। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इन सब चीजों को तभी बोल सकता हूं जब मैंने लिखित देखा हुआ। गांधी जी ने एक ही किताब लिखी है। तो ये सारे संगठन भी क्या ऐसे ही काम कर रहे हैं कि किसान जो जबरदस्ती करवा लेते हैं वो हो जाता है, और किसान जिस भी ध्यान नहीं देते तो नेता भी अपने का और किसान भी अपने का। जैसा कि आपने देखा है कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर जी, वही सिर्फ एक ऐसा आंदोलन था जो लगभग 1 साल तक चला और सरकार बैकफुट पर आई, क्योंकि किसान संगठन की ताकत के आगे उसको झुकना पड़ा। जबरदस्ती हमारे ऊपर जो कानून थोपे जा रहे थे उसमें कुछ जायज थे, कुछ नाजायज थे, लेकिन उनको कायदे से किसानों के बीच में लाया नहीं गया, उनको जानकारी नहीं दी गई। उसका रिजल्ट ये है कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और अपने जो भी उन्होंने कानून बनाए उन्हें वापस लेने पड़े। तो जो आपने क्वेश्चन रखा है वो भी बहुत सही है। आज समस्या यही है कि किसान संगठन तो काफी काम कर रहे हैं, लेकिन एक मंच पर एक जगह आकर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आज हमें ये दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसकी भी हमने शुरुआत कर दी है। अभी हरिद्वार में हमारी मीटिंग हुई थी, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा के रूप में एक बड़ा संगठन तैयार हो चुका है और उसकी मीटिंग हमारी अभी हरिद्वार में चल रही है। और बहुत जल्द आपके सामने ज्यादा से ज्यादा किसान संगठनों का संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा आपके सामने होगा, जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए बुलंद तरीके से सरकार के सामने रखेगा, कोशिश करेगा। बिल्कुल कोशिश पूरी जारी है और हम चाहते हैं कि हम किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि किसानों को उनकी हक का जायज वाजिब दाम मिल सकेगा। देखिए, मैं अभी तरुण जी से बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आगे जब एपिसोड कोई चालू करूं मैं, तो मुझे ये लगता है कि तरुण जी